काइनेमेटिक्स की बेसिक्स जानने के बाद अब हम मोशन इन वन डायमेंशन को सीखेंगे। बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले अपन मोशन इन वन डायमेंशन पे कुछ सवाल करेंगे और फिर ग्रेजुअली मोशन इन टू डायमेंशंस जिसमें हम प्रोजेक्टाइल्स, सर्कुलर मोशन, इन सबको इंक्लूड करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा तो उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज की जाती है। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी यूज करनी है ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन पार्टिकल हैज। तो 3 टाइप्स मोशन के पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। Second is uniformly accelerated motion. And third is varying acceleration. यूनिफॉर्म मोशन उसको कहेंगे जिसमें वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसमें उसको कहेंगे जिसमें एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन उसको कहेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर हम एक्सेलरेशन 0 पुट करेंगे वी विल ऑब्टेन फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले थर्ड यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखता हूं। फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज इंटीग्रल फॉर्म में इसी को हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म इज इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखेंगे। और थर्ड इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखेंगे। कुल मिला के हमारे पास 6 इक्वेशन हैं जो कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कंप्लीट है। जब भी हम एक लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल से हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे और रिवर्स में आना है तो इंटीग्रेशन का। दिस मीन्स अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और मैं वेलोसिटी चाहता हूं तो डिफरेंशिएट, वेलोसिटी है और मैं एक्सेलरेशन चाहता हूं डिफरेंशिएट, वेलोसिटी है और मैं एक्सेलरेशन चाहता हूं ऑल्सो डिफरेंशिएट। जबकि वेलोसिटी से मैं डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं इंटीग्रेट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहता हूं इंटीग्रेट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहता हूं इंटीग्रेट। अब यदि इन तीनों को मैं 3 बेसिक इक्वेशंस हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म अलग अलग माने तो 6 हो जाएंगे। इन तीनों को मैं अगर स्पेशल केस बना दूं
दिस वाज बिलोंगिंग टू थर्ड कैटेगरी। अगर मैं इसका स्पेशल केस बनूँ तो सेकंड कैटेगरी यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इन सब में मैं एक कांस्टेंट डाल दूंगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सबसे पहले इसको लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dv is integration of a dt. Let's say time changes from 0 to t when velocity changes initial u से v, u to v। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान रहे हैं हम, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट dv माइनस 2 बराबर 50। This is the first equation for uniform acceleration. Now, taking this equation and putting the value of v here, I get integration of ds, 0 से अगर ये s तक जा रहा है, integration of v dt, v is u plus at dt, टाइम 0 से t तक जा रहा है। ये इंटीग्रेट करने पर मुझे देगा s। और यदि मैं ये थर्ड इक्वेशन पकड़ूंगा और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख दूंगा, देन आई गेट v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 बराबर as। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये तीनों बेसिक इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो टाइप 3 इज दिस, टाइप 2 ये 3 इक्वेशंस हैं, एंड टाइप 1 यूनिफॉर्म मोशन। कोई पार्टिकल सीधा चल रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर इज एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम। क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो डेफिनेटली ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगेंगी और कैलकुलस से इसको बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv by dt। ये v और t का फंक्शन है। dt को उधर ले जाने पर रीअरेंज करके ये बनता है अब वेरिएबल्स dv एक तरफ है, टाइम दूसरी तरफ है, इंटीग्रेट हो सकता है। लिमिट्स डालने पर टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 और टाइम t पर वेलोसिटी v, मुझे मिलता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2t² by 2, लिमिट्स 0 से t। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनता है v इक्वल टू t²।
और मुझे ज़रूरत है 2 सेकंड की वेलोसिटी की, तो पुटिंग टाइम बराबर 2, जवाब आता है 4 मीटर पर सेकंड। अगेन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी मैं ये याद रखूंगा, यानी आप ये याद रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस काम नहीं करेंगी। तो अब ये जो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसको अगर हम दोबारा से रीराइट करेंगे ds/dt, रीअरेंज किया ds, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, टाइम 0, body starts, initial displacement is always 0 because displacement is always measured from initial point. पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि जहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे वहीं से डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, जहां से मोशन स्टार्ट होगा। टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट आपकी s, तो फंक्शन बनता है s t³/3। पुटिंग टाइम 2 seconds, I get displacement as 2³/3. Displacement is 8/3. अगला सवाल है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इस प्रकार कि उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ में नेगेटिव है, यानी रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज माइनस ऑफ kv। k इज ए कांस्टेंट। माइनस इंडिकेट्स कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, दैट मीन्स पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। Given है that initial velocity is v0, पूछा जा रहा है find velocity as function of time and also velocity as function of displacement। इस बार फर्स्ट पार्ट पहले हम करेंगे। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है और मुझे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बनाना है। अब एक्सेलरेशन लिखने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं, या dv/dt या vdv/ds। अगर मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन को dv/dt, तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम 2 वेरिएबल्स हैं, इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बन जाएगा। जबकि अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन को v dv/ds, तो इसमें वेरिएबल्स हैं v और s। फिर से इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ s बन जाएगा। छोटा सा बात ध्यान देने वाला कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए हो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो, तो इंटीग्रेट करना है। जब भी आप लोअर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं तो इंटीग्रेट करना है, और हायर ऑर्डर में जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट, दिस बिकम्स minus k is a constant, time 0 per velocity v0, time t per velocity v। So I get velocity as a function of time, ये log का फंक्शन बन जाएगा ln v/v0 minus kt। Final result is velocities और अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करना है तो इसको रीअरेंज करेंगे, v से v कटेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डिस्प्लेसमेंट 0 से s, वेलोसिटी v0 से v। सो आई विल गेट v इज v0 minus s। Velocity is an exponential function of time, but velocity is a linear function of displacement।
particle moves in a straight line such that its position at any time t is given by this function. निकालना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम 1 to 3 सेकेंड. Average velocity definition is total displacement upon total time, and total displacement is final position minus initial position. फाइनल पोजीशन x2 इसके अंदर टाइम को 3 सेकंड रखने से मिल जाएगी. x ही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो x एट टाइम 2 सेकंड बनता है 2 क्यूब प्लस 5. दिस इज 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21 माइनस x एट टाइम 1 सेकंड. टाइम को 1 रखने पर 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5. 2 1 3 और 5 8 अपॉन t2 माइनस t1 3 माइनस 1. आई मेड अ मिस्टेक, ये टाइम को 3 रखना था 2 नहीं, तो लेट मी करेक्ट. दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 क्यूब 27 plus 3 square into 2 18 27 plus 18, this is 45 plus 5 50. plus 18 45 50 minus 8 42 by 2. Answer is 21. Velocity है, units will be meter per second. Same question. Find average acceleration. 1 to 3 seconds. Definition of average acceleration is final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. What's your velocity? इंस्टेंटेनियस होती है. अब x फंक्शन ऑफ टाइम से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी इसको डिफरेंशिएट करने से. सो वेलोसिटी इज dx by dt, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 4t. और वेलोसिटी की टाइम 3 सेकंड पे वैल्यू यहाँ रखनी है और टाइम 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ रखनी है. तो टाइम 3 सेकंड पे velocity at time 3 seconds. Putting time 3 here, 3t car square plus 4 into t. 27 plus 12 39. And putting time equal to 1 in this, 3t square plus 4 into t. 3 plus 4 7. v2 minus v1 39 minus 7 t2 minus t1 3 minus 1 32 by 2 16 meter per second square. Question. A particle moves in a straight line such that the total length is L. For a half length, it travels with a constant speed 20 meters per second.
तो आधे लेंथ के लिए इसकी स्पीड कांस्टेंट है 20, जबकि बाकी जो आधा लेंथ है उसमें से कुछ टाइम ये चलता है 30 की स्पीड से और रिमेनिंग टाइम ये चलता है 40 की स्पीड से। लेकिन ये भी दे रखा है कि ये दोनों टाइम्स बराबर है। तो स्टेटमेंट इस प्रकार हो सकता है सवाल का, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन सच दैट इट ट्रेवल्स फॉर हाफ द डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस it travels for equal times with speed 30 meter per second and 40 meter per second, both of which are constant। तो अगर ये यहां से यहां तक जितना टाइम लिया है उसका टाइम t इसमें लगा और टाइम t इसमें लगा, ये दोनों टाइम्स बराबर है। ये दोनों लेंथ बराबर नहीं है क्योंकि वेलोसिटीज अलग अलग है। पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ पूरी जर्नी के लिए। According to the definition of average velocity is total displacement upon total time। total displacement तो हमारे पास L है ही, तो अल्टीमेटली हमें चाहिए केवल total time, first, second, third। if this time is t1 तो total time is t1 plus t plus t। t1 इस बार velocity constant है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी distance upon velocity equal to time। that means t1 is distance L by 2 upon velocity 20, L by 2 upon 20 plus t। now the problem is that हमें t कितनी लेंथ के लिए है ये नहीं मालूम, तो t निकालने के लिए हम ये नहीं कर सकते लेंथ अपॉन वेलोसिटी। नो प्रॉब्लम, हमें टोटल लेंथ तो पता है L by 2, तो तीन इंटरवल के लिए मैं ये तो लिख सकता हूं कि टोटल लेंथ इज दिस वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि t मेरे पास आ गया L by 70 इंटू 2 140, मगर मुझे चाहिए t प्लस t यानी 2t, so that is L by 70। average velocity comes out 70 plus 40 and 70 multiplied 40, (280 by meters per second। सवाल है, एक बच्चा बस के पीछे दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जब बस यहां से गुजर गई उसके 2 सेकंड के बाद ये दौड़ना स्टार्ट किया। दैट मीन्स टाइम 0 पे बस स्टॉप पे थी, बच्चे की पोजीशन पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। दिस वेलोसिटी इज गिवन कांस्टेंट, बच्चे का एक्सेलरेशन इज गिवन कांस्टेंट। तो टाइम 0 पे बस ने इस पॉइंट को क्रॉस किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, और टाइम 2 पे बस यहां पहुंच गई। अब बच्चा उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट हुआ, कैच द बस विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। बताना है कि ये कितना दूर जाके बस को कैच कर पाएगा और कितने समय के बाद। तो क्योंकि टाइम 2 सेकंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हम कह सकते हैं कि बस कांस्टेंट स्पीड से यहां तक
20 की रफ्तार से चलते हुए 2 सेकंड में 40 मीटर चल चुकी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस ऑलरेडी इज 40 मीटर्स। अब यदि यहां से x और आगे जाने पर बच्चा इस बस को कैच करता है, तो ये जरूरी है कि अगले t टाइम में बस यहां पहुंचे, यहां से लेकर यहां तक चल के x डिस्टेंस, मगर उसी t टाइम में बच्चा भी यहीं पहुंचे, यहां से लेकर यहां तक चल के। दैट मीन्स बच्चे को चलना है x + 40। बस के लिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए इक्वेशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इन टाइम, और बस को यहां से यहां तक जाना है x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस 20 इनटू टाइम। ये टाइम वो है जो 2 सेकंड के बाद और टाइम पास होगा, और इसी टाइम के दौरान बच्चा यहां से यहां पहुंचेगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ut + ½ at²। बट बच्चा इनिशियली रेस्ट पे है, तो u इज 0, तो बच्चे के लिए हम लिखेंगे फॉर द चाइल्ड s बराबर ut + ½ at²। s टोटल है 40 + x, और u इसका 0 है। स्टार्ट फ्रॉम ½ a²। दोनों इक्वेशंस में से टाइम की वैल्यू अगर चाहिए तो x उठा के यहां रखेंगे, मिलता है 40 + 20t t² t² - 20t - 40 = 0। t is -b + -√ b² - 4ac, 400 + 1600, 2000 upon 2a, 10 ± 20√5 का divided by 2, so 10√5. Of course 10 - 10√5 is negative, so it is rejected. Answer is 10 + 10√5. और x की वैल्यू चाहिए, तो ये टाइम यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगा 20 × this 200 + 200। दिस इज एन क्वेश्चन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज वाई हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया ut + ½ at²। और आगे अभी हम फ्री फॉल के सवाल करेंगे, और फ्री फॉल में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, और फ्री फॉल के सभी सवालों में इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ एक सवाल काइनेमेटिक्स के ऊपर, मोशन इन 1 डायमेंशन। नाउ आई विल टेक अप टॉपिक ऑफ फ्री फॉल, विच इज अ पार्ट ऑफ पैरामेट्रिक्स, मोशन इन 1। फ्री फॉल इन जनरल वन डी भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो फ्री फॉल। लेकिन फिर पहले हम केवल 1 डायमेंशन फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल सिंपली किसी ऐसे पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है जिसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगता। ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ऑन अ बॉडी, द बॉडी इज सेड टू बी इन फ्री फॉल, neglecting all other forces, whether air resistance, whether any other force, like a body is in liquid तो buoyancy force लगेगा, चार्ज रखा होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, अकेला फ्री फॉल अकेला ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी acts. When only force of gravity acts, body is said to be in free fall. जैसे कि एक पत्थर को मैंने फेंका तो उसके ऊपर जब मैंने उसको छोड़ दिया उसके बाद उसको सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है,
मैंने रेस्ट से एक पत्थर को छोड़ दिया, उस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, इट इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल में अगर रेंज ऑफ मोशन छोटी होगी, काफी छोटी, रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटी, तो जी की वैल्यू बदलती नहीं है, ग्रेविटी इज कांस्टेंट। तो फॉर स्मॉल रेंज ऑफ मोशन acceleration is constant. स्मॉल रेंज ऑफ मोशन मतलब उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, वेलोसिटी कम होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स एट एनी प्लेस, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जी की वैल्यू नियरली 9.8 है, बट प्रॉब्लम्स के अंदर इसको कन्वीनियंस के कारण 10 लेके एनालाइज किया जाएगा। सो अल्टीमेटली क्योंकि जी अकेला एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, उसके पास एक ही फोर्स है mg, और mg के कारण एक्सेलरेशन उसका सिर्फ जी आएगा, और जी कांस्टेंट है स्मॉल रेंज ऑफ मोशन के लिए, तो अल्टीमेटली ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन हो गया। तो इसको एनालाइज करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस काम आते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नेग्लेक्टिंग द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इन दिस प्रॉब्लम। लेटर ऑन वी विल कंसीडर कि एयर रेजिस्टेंस को लेने से कैसे रिजल्ट्स मॉडिफाई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। फिलहाल एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द गाइडिंग प्रिंसिपल इज कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। Few standard results which every student should remember, याद होने चाहिए। नंबर 1, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ दिया जाएगा और वो हाइट h से गिरेगा, तो उसको गिरने में जो टाइम लगेगा और साथ में उसकी बॉटम पे जो वेलोसिटी होगी, दोनों रिवर्स। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, assuming downward direction is positive. साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट। किसी एक डायरेक्शन को चाहे डाउनवर्ड्स हो चाहे अपवर्ड्स हो, आप पॉजिटिव एज्यूम कर लें। फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तीनों को साइन दें अपनी कन्वेंशन के हिसाब से। तीनों में से जो जो डाउनवर्ड्स हो उसको पॉजिटिव साइन दें, अगर आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है, और अपवर्ड हो उसको नेगेटिव साइन दें, या फिर वाइस वर्सा, आपने अपवर्ड पॉजिटिव माना है तो तीनों में से जो भी अपवर्ड हो उसको पॉजिटिव साइन दें, डाउनवर्ड वाले को माइनस। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, ये मेरा कन्वेंशन। इस सवाल के लिए मैंने अज्यूम किया, जवाब पे फर्क नहीं पड़ेगा, कन्वेंशन आप कुछ भी लें। एस, बॉडी यहां से चलकर जमीन तक आया, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, पॉजिटिव होगा एच। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है, मगर जी नीचे लगता है, कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा। जवाब आता है टाइम ऑफ फॉल इज √2h/g। टाइम ऑफ फॉल रेस्ट से छोड़ने पर ही एप्लीकेबल है, फेंकने पर नहीं। दूसरा रिजल्ट, यूजिंग v और माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। बॉटम पे जब ये गिरेगा वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, पॉजिटिव है, v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नो साइन। एक्सेलरेशन नीचे है, पॉजिटिव g। डिस्प्लेसमेंट नीचे है, पॉजिटिव। दूसरा रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी एट द बॉटम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड √2gh।
टाइम इज अंडर 2h/g, वेलोसिटी इज अंडर 2gh। दोनों तब काम करेंगे जब इनिशियली रेस्ट से छोड़ेंगे। Particle is thrown upwards from ground with initial velocity u। अब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर वापस गिर जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी 0। अगर ये टोटल हाइट एक्वायर करता है h, तो सबसे पहले अपन h के लिए एक रिजल्ट निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला v² - u² = 2as। ये फॉर्मूला हम बॉटम से टॉप तक के लिए लगा रहे हैं। तो टॉप पर v जो है वो 0 है फाइनल, माइनस अपवर्ड पॉजिटिव, वही कन्वेंशन इस बार मैं ले रहा हूं अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। कन्वेंशन जैसा चाहे आप ले सकते हैं। तो अपवर्ड पॉजिटिव, u का साइन है पॉजिटिव। 2 एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, लेकिन मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया था, इसलिए एक्सेलरेशन का साइन -g। और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक अपवर्ड है h, इसलिए पॉजिटिव। सो मैक्सिमम हाइट बिकम्स u² by 2g। स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये रिजल्ट अभी जब हमने थोड़ा पहले डिराइव किया उसी का फॉर्म है। 2g को यहां ले जाइए तो u बन जाएगा √2gh। सेम बात है। यानी अगर आप रेस्ट से छोड़ेंगे तो बॉटम पे इतनी स्पीड होगी और इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो वही हाइट तक जाएगा। कह सकते हैं कि जितनी स्पीड से आप फेंकेंगे मैक्सिमम हाइट जाने के बाद वापस जब गिरेगा तो उसी स्पीड से वापस गिरेगा। यानी अपवर्ड मोशन बिल्कुल डाउनवर्ड मोशन का रिवर्स है। इनफैक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन एक दूसरे के एग्जैक्टली सिमेट्रिक होते हैं। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे गिरने में, जितनी वेलोसिटी से फेंकते उतनी वेलोसिटी से गिरता है। अब किसी पर्टिकुलर हाइट को जितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाते हुए क्रॉस किया, उतनी ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाते हुए क्रॉस करेगा। मोशन इज सिमेट्रिक। सेकंड रिजल्ट, टोटल टाइम जाने का और वापस आने का। जब ये यहां से जाके वापस गिर जाएगा तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि जहां से जाएगा वहीं पहुंच गए। यूजिंग इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 0 है, अपवर्ड पॉजिटिव हम ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, g नीचे है नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज -t स्क्वायर। टाइम आता है 2u बाय। ये टोटल टाइम है ऊपर जाने का और नीचे गिरने का। दैट मीन्स ये दो पार्ट से बना है, जिसमें से ऊपर जाने का टाइम u/g है और वापस ऊपर से नीचे गिरने का भी टाइम u/g, क्योंकि मोशन सिमेट्रिक है। ये दो रिजल्ट्स और हमें याद रहने चाहिए। एक सवाल, एक टावर से 3 पार्टिकल्स को फेंका जाता है हाइट h के टावर से। एक पार्टिकल को ऊपर, एक को नीचे और एक को 0 वेलोसिटी यानी रेस्ट से छोड़ दिया जाता है। अगर फर्स्ट पार्टिकल को टाइम लगता है t1, सेकंड को लगता है t2 और थर्ड को लगता है t3, तो प्रूव करना है कि उनके टाइम्स इस प्रकार से रिलेटेड होंगे। प्रूव दिस। t1 है पहले पार्टिकल का टाइम, t2 है दूसरे पार्टिकल का टाइम और t3 है तीसरे पार्टिकल का, जिसको रेस्ट से छोड़ा है। पहला पार्टिकल ऊपर फेंका, दूसरा नीचे, तीसरा रेस्ट से छोड़ा।
साइन कन्वेंशन, डाउनवर्ड अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, अपवर्ड अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले पार्टिकल के लिए इक्वेशन बनेगी यहाँ से जमीन तक जाने में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड से पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी नेगेटिव है, टाइम t1, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए ये डायरेक्ट नीचे गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है, पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे ही है, पॉजिटिव, टाइम t2 है, एक्सेलरेशन तो तीनों के लिए नीचे है, पॉजिटिव। एंड थर्ड पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0, ये तीन इक्वेशंस आ जाते हैं हमारे पास। इन तीनों से हमें प्रूव करना है इस रिलेशन को, और फोर्स एलिमिनेट करने की जरूरत है, एक तो H को और दूसरा U को। जैसा कि हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में U नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में से U को एलिमिनेट करना चाहिए। ऐसा करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे T2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे T1 से, और फिर दोनों को ऐड कर देने से U एलिमिनेट होगा, हमें मिलेगा ये दोनों कैंसिल, T2 और T1 मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी कॉमन T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1, हाफ T1 T2 इज कॉमन, ब्रैकेट में है T1 प्लस T2 जो कैंसिल होगा, वी गेट H is T1 T2 by 2. By comparing this with the third equation, this H is T1 T2 by 2 and H is half T3 square, दोनों को इक्वेट करने पर G से G कटता है, हाफ से हाफ कटता है, and we get T3 is under root T1 T2 प्रूव। एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंका तो वो हाइट h को दो बार क्रॉस करता है, एक बार तो जाते समय और एक बार लौटते समय। ये जो टाइम्स हैं इनकी वैल्यू दे रखा है T1 और T2। सवाल कह रहा है पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स क्रॉसेस अ गिवन पॉइंट एट ए हाइट h at 2 times T1 and T2 after the time of projection, यानी फेंकने के T1 टाइम बाद ये यहाँ से गुजर रहा है और फेंकने के T2 टाइम बाद भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है और डाउनवर्ड वेलोसिटी लेते हुए। बताना है हाइट h, मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ T1 T2। हम देख सकते हैं कि T1 टाइम उस समय आया जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था, यानी यहां पहुंच चुका था, तो इतना डिस्टेंस की जर्नी करने में पार्टिकल का टाइम T1 लगा, जबकि T2 टाइम उस समय आया जब पार्टिकल वापस लौट रहा था। तो T2 टाइम जो है वो इतने पूरे पार्ट की जर्नी का टाइम है। अब फ्री फॉल में मोशन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब अपवर्ड वाला मोशन पूरा का पूरा डाउनवर्ड मोशन के साथ रिजेंबल करता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल को ऊपर जाते समय जो टाइम T1 लगा था, इतना डिस्टेंस वापस लौटते समय यहां से जमीन तक भी उतना ही लगेगा।
एज ए रिजल्ट जब ये पार्टिकल वापस लौट रहा है तो यहाँ से जमीन तक गिरने में ये सेम t1 टाइम और एक्स्ट्रा लेते हुए जमीन तक पहुंचेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसने t2 लिया है और यहाँ से वापस गिरने में t1 और लेगा, जो कि शुरुआत में यहाँ से इधर तक जाने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि ऊपर जाते समय h हाइट जितने टाइम में क्रॉस होगी, गिरते समय वो सेम h हाइट उसी टाइम में क्रॉस होगा। तो ये टाइम t2 और फिर ये टाइम t1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t1 प्लस t2। टोटल टाइम ऑफ जर्नी t1 प्लस t2। यहाँ से हमें मिल जाती है मैक्सिमम हाइट h, बिकॉज अगर टोटल टाइम जर्नी का t1 प्लस t2 है तो अवश्य ही हाफ टाइम जर्नी का t1 बाई t2 का हाफ होगा। तो यहाँ से टॉप तक जाने में इसका आधा और टॉप से गिरने में भी टोटल का आधा। तो केवल अगर मैं टॉप से गिरने की बात करूं तो केवल टॉप से जमीन पर गिरने में टोटल टाइम का हाफ यानी t1 प्लस t2 बाई 2, और टॉप से बॉटम तक की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो टॉप पर वेलोसिटी है 0 और गिरना है अपने को h हाइट और टाइम अपने पास है इतना। इसका मतलब h हाइट इज हाफ g जो टाइम का स्क्वायर, और गिरने का हमारा टाइम है t1 प्लस t2 का हाफ। यहां से अपने को मिल जाती है मैक्सिमम हाइट। फिर आती है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। अब हम फिर से टॉप से बॉटम तक अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें v इक्वल टू u प्लस at, a इज g and t1 plus t2 by 2 is the time of fall, जो कि टोटल टाइम का आधा है। तो इतना टाइम यहाँ डालने पर वेलोसिटी आएगी जिससे ये गिरेगा, मगर उसी वेलोसिटी से गिरेगा जिससे फेंका गया था। तो दिस इटसेल्फ इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देन टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम गिवन हाइट h जिस पे ये क्रॉस किया है, इसके लिए फिर से एक बार सिमेट्री ऑफ मोशन के बारे में हम सोचते हैं। तो इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम t2 है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम तो t1 था। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास केवल ये वाला टाइम बचेगा। एक अलग चित्र में हम देख सकते हैं कि ये वाला केवल टाइम यहाँ से जाके यहाँ तक आने का ये है t2 माइनस t1, बिकॉज ये पूरा टाइम t2 है और उसमें से इतना तो t1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल ये बचेगा t2 माइनस t1। और फिर अगेन टॉप से यहाँ तक गिरने का टाइम इसका हाफ होगा। टॉप से केवल इतना टाइम, तो ये टोटल जर्नी का आधा है। तो टोटल जर्नी ये वाली है t2 माइनस t1, उसका हाफ केवल गिरने का टाइम है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हाइट है h माइनस h, टॉप पे वेलोसिटी 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वेशन अगर हम लिखें, टॉप से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट की s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हमें मिलेगा s बराबर टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हाफ g t स्क्वायर। मगर ये s जो है ये तो है h माइनस h हाफ g t2 माइनस t1 बाई 2 का स्क्वायर। और h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो स्मॉल h आएगा हाफ g t2 प्लस t1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस हाफ g t2 माइनस t1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा t2 स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 स्क्वायर t1 स्क्वायर सब कट जाएंगे। इसमें बचेगा 2t1 t2, इसमें बचेगा 2t1 t2, और बिकॉज ये नेगेटिव है तो दोनों प्लस होंगे तो हमें मिलेगा g t1 t2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल को एक बड़ी बिल्डिंग से टॉप से छोड़ दिया जाता है रेस्ट से, और लास्ट बिल्डिंग की जो फाइव मीटर की लेंथ है, इसको ये क्रॉस करता है 0.1 सेकेंड्स में। तो बताना है टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है। सवाल कहता है द पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग क्रॉसेस द लास्ट 5 मीटर इन 0.1 सेकेंड, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हम टाइम ऑफ फॉल का फॉर्मूला लगाएं √2h/g, तो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। बॉटम तक पहुंचने का टाइम अगर t मान लेंगे तो t इज √2h/g, तो यहां तक पहुंचने का टाइम होगा t - 0.1, दिस इज √2h-5/g. Putting t here, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, g की वैल्यू पहले 10 रख दिया जाए तो ये बन जाएगा h/5 और ये h-5/5. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, h/5 प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 √h/5 इक्वल टू √h-5/1 √9. स्क्वायरिंग हो गया. अब ये h/5 से h/5 कैंसिल, तो हमारे पास आता है 0.1 का स्क्वायर प्लस 5/5 that is 1 equal to 0.2 √h/5. (1.01 upon 0.2 equal to √h/5). Again squaring both sides, 1.01 upon 0.2 का whole square is h/5. So that gives h 5 times 1.01 upon 0.2 का whole square, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5 मानी जा सकती है. स्क्वायर इज 25, तो h is nearly 125 meters. Nearly 125 meters, but slightly more than 125. तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है. Next question says, पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से अपवर्ड फेंका जाता है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड
कि ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम लेता है और जमीन तक गिरने का जो टोटल टाइम लेता है उसकी रेशियो 1:4 है। मीन्स यहाँ से टॉप तक इसका जो टाइम है अगर वो t मान लें तो यहाँ से टोटल जमीन तक गिरने का टाइम इज 4t। पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ h एंड h, यानी ये जितना इस बिल्डिंग से और ऊपर जाएगा उसकी रेशियो बिल्डिंग की हाइट के साथ इस हाइट की रेशियो। अगर हम मान लें कि यहाँ से टॉप तक जाने का टाइम t है तो टोटल टाइम को 4t होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ गिरने का टाइम 3t। जब सिर्फ गिरने का टाइम 3t है तो यहाँ से लेके बॉटम तक ये जो टोटल डिस्टेंस है h प्लस h, इसको लिखा जा सकता है हाफ g इंटू 3t स्क्वायर। जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ऊपर वाला मोशन अगर हम रिवर्स करके देखें तो रेस्ट से पार्टिकल छोड़ा और यहाँ पे पहुंचा t टाइम के अंदर और हाइट गिरा h बराबर हाफ gt स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर करें तो दिस बिकम्स h। Therefore h by h is 1/8।